नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर, क्योंकि आज हम पठान की बात भी करने वाले हैं शो में। टीम पठान पहली बार आज मीडिया के सामने आई। शाहरुख खान, दीपिका, जॉन किस तरह से अपने गानों पर थिरके और दिलचस्प जवाब दिए, ये आपको हम दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे किस तरह से 5 दिनों में 500 करोड़ पार हो चुकी है फिल्म। फैंस की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो देर रात यहाँ पर सेल्फीज क्लिक करने के लिए पहुँचते रहते हैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ, जिसकी शुरुआत हुई थी सितंबर महीने में कन्याकुमारी से और करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कश्मीर पहुंचकर तिरंगा फहराकर इसका समापन हुआ है। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है और अपनी यात्रा को सद्भावना और भाईचारा वाली यात्रा करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 70 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। रविवार को लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहराया और सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया। और इसके साथ ही कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो कि कन्याकुमारी से चली थी 7 सितंबर पिछले साल, आज इसका औपचारिक तौर पर समापन हो गया। अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति आगे कुछ और प्लान करने की है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी कुछ मंथन करना चाहती है, कुछ विश्राम करना चाहती है और साथ ही साथ विपक्षी एकजुटता के लिए काम करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया था, लेकिन सीपीआई के डी राजा, डीएमके के तिरुचि शिवा, एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती समेत सिर्फ 9 पार्टियों के नेता ही पहुंचे। खराब मौसम भी इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कांग्रेस के नेताओं ने यात्रा का समापन भाषण दिया। राहुल गांधी ने कश्मीर में मिले प्यार का जिक्र किया। इंदिरा और राजीव की हत्या को याद करते हुए शांति और सद्भावना का संदेश दिया। राहुल नाम अम्मू है उसका। उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरोसा जताया कि इस यात्रा से देश में भाईचारा फैलेगा। इस देश में अभी एक जज्बा है, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। 135 दिन और करीब 4000 किलोमीटर की इस यात्रा को कांग्रेस एक मील का पत्थर मान रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है जिसका आंकलन हम सिर्फ राजनीतिक सत्ता से करें। ये पार्टी देश के इतिहास, देश के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई एक पार्टी है और जो मुहिम हमने उठाई है बहुत काबिले तारीफ, और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इतना सहराया है। अगर इसको सिर्फ निर्वाचन में देखें तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ जिन्होंने हमको समर्थन दिया उनके साथ ठीक नहीं होगा, पर मेरा पूरा विश्वास है कि इससे राजनीतिक स्तर से और सभी स्तर में हमको जनप्रियता और शक्ति हमको लाभ हुआ है। हालांकि बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर नेहरू तक पर हमला किया। जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे। तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में, यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया।
बेशक कांग्रेस ये कहती हो कि ऐसे चुनाव या राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन ये देखा जाएगा क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो ताकत है वो जमीन से और जन समर्थन से निकलकर सामने आती है। तो जब इतना बड़ा अभ्यास हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसका क्या एक नतीजा निकलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल श्रीनगर से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में महानगर पालिका चुनाव होने हैं और उससे पहले हिंदुत्व का मुद्दा गर्म है। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने के लिए मुंबई में एक मोर्चा भी रविवार को निकाला गया और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। रविवार शाम की ये तस्वीरें मुंबई के शिवाजी पार्क की है, जहां कई हिंदू संगठनों की ओर से लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को महाराष्ट्र में लागू करने की मांग को लेकर एक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में जहां बड़े पैमाने पर भीड़ नजर आई, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में शामिल विधायक भी इस मोर्चे में नजर आए। सब समाज एक साथ इकट्ठा हो चुका है। भावना एक ही है, लैंड जिहाद और लव जिहाद ये हिंदुओं को खतरा हो चुका है और उसके खिलाफ एक जनमानस बन चुका है, उसका यह आक्रोश है। लेकिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाले गए इस मोर्चे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आने वाले महीनों में देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना पिछले 25 सालों से बीएमसी की सत्ता में रही है। शिवसेना के दो गुटों के बढ़ जाने के बाद अब बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर चुनाव लड़ती दिख रही है। इसी के तहत हाल ही में मुंबई के एक पार्क से टीपू सुल्तान के नाम को हटाने का फैसला मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लिया। कोणत्याही सरकारी रेकॉर्ड मध्ये हा नावाचा कुठेही आदेश नहीं है। इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान ऐसा किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। किसी ने बैनर पर उस पार्क का नाम ये रखा था, जिसके खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया था, इसलिए उस नाम को हटाया गया। लोकांनी आपोआप नाम काढला आता। हालांकि शिवसेना हिंदू संगठनों के उठाए इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को ही घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहते लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाई है। लगता है ये मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता प्रखर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ निकाला है। कि देश में जो आक्रोश है हिंदुओं का, वो अगर सचमुच है तो सरकार किसकी है देश में? प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार मोदी जी की और अमित शाह जी की है। तो आप जाकर देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। आज भी हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है, उनका टारगेट किलिंग जारी है। ये मोर्चे वाले शिवसेना भवन के सामने आकर खड़े रहे तो उनको लगता है आज भी हिंदुत्व का एकमेव आशा स्थान शिवसेना भवन ही है। चुनावों के समय जहां राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे लिखे होते हैं, तो वहीं यही नेता धर्म, जात पात का जिक्र करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उसके नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। इसी मुंबई और महाराष्ट्र ने कोरोना के समय अलग अलग परेशानियां झेली, लेकिन इसका जिक्र कहीं पर देखने नहीं मिलता है। और चुनावों से पहले एक बार फिर से धर्म की राजनीति तेज हो गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बनारस सिर्फ धर्म की नगरी नहीं है बल्कि कला के लिए भी जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी और पत्थर में आकृति उकेरने की कला किस तरह से खत्म होने के कगार पर है और सरकार की मदद की इनको किस तरह से जरूरत है, अजय सिंह अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। बेजान लकड़ी में जान डाल रहे यह ओम प्रकाश और उनका पूरा परिवार है। दशकों से यह परिवार लकड़ी में ऐसी जीवंत मूर्तियां गढ़ रहा है, लेकिन ये मूर्तियां बोल सकती तो बताती कि कैसे ये कारोबार सिमटता गया और कलाकार बेबसी के शिकार है। अब जीआई दर्जा मिलने से बेशक इसमें कुछ जान आई है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम आर्टिस्टों के लिए जो हुआ बहुत हुआ, मगर थोड़ा और ज़रूरत है। जैसे कि लकड़ी का
अगल जुगाड़ हो जाए, एक डिपो बने, उसमें जो है हल सुविधा की लकड़ी मिले, कदम, कैमा, गुलर, एक कहीं जो है ऐसी बनाई जाए जहाँ की सारे आर्टिजनों का आर्ट देखने को मिले और लोग देखना चाहे कि कैसे बनता है तो उसको भी वहाँ देखे, क्योंकि सारे आर्टिजन जब एक जगह एक छत के नीचे एक कंपाउंड में रहेंगे तो उससे हमारे कला का विकास बहुत होगा और जिससे कि हम आर्टिस्ट जो छोड़ने का मूड बनाए थे वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। सॉफ्ट स्टोन पर नायाब मूर्तियां बनाने की कला बनारस की खास पहचान है। पत्थर में जो आकृति बाहर नजर आती है वही उसके अंदर भी बनाई जाती है। हाथी के अंदर हाथी और शेर के अंदर शेर बना सकने वाले ये कलाकार अपनी दुश्वारियों से नहीं लड़ पा रहे हैं। हम लोग सरकार से बिजली की जो हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और बिजली की समस्या केवल बिजली की ही नहीं है, जैसे और क्राफ्ट वालों को सोलर दिला जा रहा है 75% 75% डिस्काउंट करके, हम लोगों को वो भी मिलना चाहिए। प्लस बिजली भी जो है जैसे बुनकरों को दिला जाता है फिक्स रेट पे, हम लोग को फिक्स रेट पे बिजली मिलना चाहिए। कभी जहां 2 से 3 हजार तक कारीगर इससे जुड़े थे वही अब 100 से ज्यादा नहीं है। ऐसे में इनकी सारी उम्मीद सरकार पर टिकी है। हम लोग सरकार से चाहते हैं, पहले तो हम लोग गली गली में घर होता था, गली में बहुत कम घर होते थे, हम लोग को पाउडर उठाने के मतलब कोई असुविधा नहीं होती थी, कोई विरोध नहीं करता था पाउडर उड़ाते थे तो। लेकिन अब हम लोगों को अपने घर में ही काम करना मुश्किल हो जा रहा है, कम जगह है, तो हम लोग चाहते हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर कम से कम और रॉ मटेरियल बैंक डिपो कम से कम हो कि हम लोगों का क्या होता है कि बरसात में खदान में पानी भर गया तो पत्थर माइन से निकलता नहीं है, तो हम लोग उस समय बहुत परेशान हो जाते हैं। मटेरियल नहीं तो फिर बैठे या तो मजदूरी करें या तो उस समय बरसात में मजदूरी भी नहीं मिलता है। सालाना 12 से 15 करोड़ के इनके कारोबार का घरेलू बाजार 20% का है और जबकि 80% बाहर जाता है। जीआई प्रोडक्ट का दर्जा मिलने के बाद इन हैंडीक्राफ्ट्स को कुछ जीवन दान तो मिला है, लेकिन इनकी सेहत पूरी तरह सुधर सके और ये अपने पैरों पर दौड़ सके, इसके लिए इन कारीगरों को सरकार से बड़ी मदद की आस है। अब सरकार इन तक ये मदद कैसे और कब तक पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति में वो मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना उन्हें कबूल नहीं है। वो भाजपा नेता के उस बयान का जवाब दे रहे थे जहां कहा गया था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो चुके हैं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ फिर टकराव की मुद्रा में दिखे। उनके इस बयान के पीछे रविवार को दरभंगा में हुए बिहार बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनके नेताओं का ये बयान है। प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। हम लोग काहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। नीतीश के लिए ये बयान इस लिहाज से भी जरूरी था कि बीते वर्षों में उनके पाला बदल को लेकर बहुत सी टीका टिप्पणियां होती रही हैं। नीतीश कुमार के आज के बयान पर वो चाहे विपक्षी बीजेपी हो या उनके कोई अन्य आलोचक, सब यही कहकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूर्व में भी विधानसभा के अंदर जब राजद के साथ सरकार में थे तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस पर नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि 5 वर्षों तक आज की बीजेपी के साथ जो उनका कटु अनुभव रहा है, उसके अनुसार विपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी अपने सहयोगियों को भी राजनीतिक रूप से खत्म करने में विश्वास करती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे फिल्म पठान की, जिसने 5 दिनों में 500 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और पहली बार टीम पठान आई मीडिया के सामने।
हम हैं शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर और बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म पठान की, जिसने 5 दिनों में 500 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। कई रिकॉर्ड फिल्म बना रही है और इससे खुश टीम पठान पहली बार मीडिया के सामने आई। शाहरुख, दीपिका और जॉन ने दिल खोलकर जवाब दिया। मीडिया के सीधे सवाल तो नहीं लिए, लेकिन हर जवाब दिलचस्प ढंग से मंच से दिया। ये खुशी 5 दिन में 500 करोड़ पार कमाई की है। वो 4 साल भूल गया हूं पिछले 4 दिन के अंदर। These 4 days are the happiest. सबको हर रोज सिर्फ एक ही बात दिल में आती थी कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी हो। So I'm very grateful for all the love, all these beautiful friends of mine and their families have given me. पठान ने अपने 5 दिनों के फर्स्ट वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 542 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर ली है। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने रविवार तक देश में जहां 335 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन किया, वहीं विदेशों में 207 करोड़ रुपए की कमाई की है। Shahrukh today is, I don't think he's an actor anymore. He's an emotion. क्या बात है, बिल्कुल सही। It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it was a beautiful experience. We set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions. And most importantly, I think we had a good time. This is something Shahrukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. सबके careers की सबसे बड़ी फिल्म है यार। फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यू या फिर प्रमोशनल इवेंट्स नहीं हुए। ट्रेड पंडित तरन आदर्श कहते हैं यही स्ट्रैटेजी काम आई। आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ना शाहरुख ने इंटरव्यू दिया, ना दीपिका ने इंटरव्यू दिया, ना जॉन अब्राहम ने इंटरव्यू दिया, ना ही डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इंटरव्यू दिया। तो ये जो सारा जो रिलीज से पहले कुछ भी जो था, जैसे होता है प्रमोशंस होते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं था जो हाल ही में होते हैं। बट ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही। दंगल को तो क्रॉस कर लेगी और मुझे यकीन है कि ये KGF 2 को भी क्रॉस कर लेगी, जो सेकंड हाईएस्ट बिग ग्रॉसर है। उसके बाद जो है बाहुबली 515 करोड़ का बिजनेस, वो कहाँ तक कर पाती है, वो देखना है कितने समय में कर पाती है, नहीं कर पाती है, या उसके नजदीक पहुंच जाती है, ये भी देखने वाली बात है। शाहरुख ने कहा रिलीज से पहले मीडिया से दूरी के पीछे कोई मकसद नहीं था। But I just want to say that हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media. It's not that. फिल्म को लेकर विवाद का जवाब अपने अंदाज में देते हुए शाहरुख ने खुद को अकबर, दीपिका को अमर और जॉन को एंथनी बताया। Even if I'm playing a bazigar, even if John is being bad in a film, none of us are bad. We are all playing characters to make you happy. If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. This is Deepika Padukone. ये अमर हैं, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अकबर हूँ, ये जॉन है, ये एंथनी है। And this is what makes cinema. Amar, Akbar and Anthony. There are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you. That's why we make films. We love you to give us love. और जाते जाते फैंस ने मांग रखी पठान 2 की। And with so much love, सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो। अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा, बैठो, सालों तक। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।